जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है विक्रय लागतें यानी कि सेलिंग कॉस्ट। एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं उन्हें अपना उत्पादन बेचने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। अर्थशास्त्र में वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसके विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार पर जो भी कुल खर्चा किया जाता है उसे विक्रय लागतें यानी कि सेलिंग कॉस्ट कहा जाता है। विक्रय लागत की आवश्यकता एकाधिकारी प्रतियोगिता में ही अधिक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में तो जो सभी उत्पादक हैं उनकी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, इसलिए उन्हें वस्तु के विज्ञापन पर कोई भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। और एकाधिकारी बाजार की अवस्था में वस्तु का एक ही उत्पादक होता है और जब वह वस्तु का उत्पादन आरंभ करता है तो सिर्फ वो ग्राहकों को उत्पादन की सूचना देने के लिए हो सकता है कि विज्ञापन पर कुछ खर्च कर दे। विज्ञापन पर जो खर्चा किया जाता है एक अधिकार में वह सिर्फ सूचना मात्र ही होता है। जब ग्राहकों को वस्तु के बारे में सूचना मिल जाती है तो विज्ञापन पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। पर एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक ग्राहकों को केवल वस्तु के संबंध में सूचना देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन्हें वस्तु के गुणों के बारे में बार बार याद दिलाना जरूरी होता है। अतएव एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागत केवल सूचना प्रदान करने मात्र ही नहीं होती, बल्कि वह मांग में परिवर्तन लाने के लिए और बिक्री बढ़ाने के लिए भी की जाती है। क्यों? क्योंकि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है उसमें उत्पादक की वस्तुएं क्या है, एक दूसरे की स्थानापन्न है। अगर वो बार बार प्रचार प्रसार करके अपनी वस्तु के गुणों के बारे में नहीं बताएगा तो जो ग्राहक है वो क्या है, दूसरे की वस्तु की ओर आकर्षित हो जाएंगे और इस तरह से उस विक्रेता की वस्तु की बिक्री कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस तरह से मीनिंग ही करना है कि वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विक्रय लागतें। मीनिंग करने के बाद आती हैं विक्रय लागतों तथा उत्पादन लागतों में अंतर। अब विक्रय लागत का मीनिंग हम कर चुके हैं, जो वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए की जाती है, और उत्पादन लागत जो वस्तु का उत्पादन करने में लागत आती है उस उत्पादन लागत कहते हैं। फिर भी इसके कुछ आधारभूत अंतर हैं जो आपको याद करने हैं और लिखने हैं। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। उत्पादन लागत वह लागत होती है जो एक वस्तु को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाने के लिए खर्च की जाती है। इसके विपरीत विक्रय लागत मांग में वृद्धि करने के लिए खर्च की जाती है। उत्पादन लागतों में वस्तु को तैयार करने, बाजार तक पहुंचाने, उसके बनाने पर पैसा लगाने, गोदामों में रखने तथा ग्राहकों तक पहुंचाने संबंधी खर्चे शामिल किए जाते हैं, जबकि विक्रय लागतों में सब प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स, मांग पैदा करने संबंधी क्रियाएं जैसे कि अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में, पत्रिकाओं में विज्ञापन, दीवारों पर पोस्टर, इस तरह के जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, विक्रय लागतों के अंदर। विक्रय लागतों का उद्देश्य वस्तु की मांग में वृद्धि करना होता है, जबकि उत्पादन लागतों का उद्देश्य वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करना होता है। अंतर के पश्चात हम देखेंगे कि विक्रय लागत वक्र होता है, उसका आकार कैसा होता है। तो जिस तरह से हमारी औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, वैसे ही हमारी जो औसत विक्रय लागत वक्र है वो भी यू आकार की ही होगी। एवरेज सेलिंग कॉस्ट, औसत विक्रय लागत वक्र हमारा यू आकार का रहने वाला है। अब उसके पश्चात आएगा विक्रय लागत तथा फर्म का संतुलन, कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जब विक्रेता विक्रय लागतें सेलिंग कॉस्ट कर रहा है तब फर्म के इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा, फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा। तो इसे एक रेखा चित्र की सहायता से दिखाया गया है और इसमें क्या करना होता है डिसाइड। देखो, एक अधिकारी प्रतियोगिता में हमने संतुलन देख लिया है पिछले क्वेश्चन में, पर जब वो सेलिंग कॉस्ट भी कर रहा है तब उसका संतुलन कैसा रहेगा। तो उस विक्रेता को यह ध्यान रखना होता है कि उसे कितनी विक्रय लागत पर खर्च करना है, एडवर्टीजमेंट पर, प्रचार प्रसार पर उसे कितना खर्चा करना है, कितनी विक्रय लागत लगानी है और कितनी उसको वस्तु की कीमत निर्धारित करनी है। तो इस तरह से विक्रय लागत तथा फर्म का संतुलन निम्नलिखित रेखा चित्र से हम दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें ना कुछ चीज़ें जो संतुलन पीछे वाला था वही सेम आएगा यहाँ पे, पर मतलब कि इसको अच्छे से करने के लिए, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के लिए इसमें से कुछ कर्वों को
हटा दिया गया है, कुछ कर्व्स इसमें नहीं दिखाए गए हैं, सीधा संतुलन मान लिया गया है। संतुलन वैसे कहाँ होता था, जहाँ ए आर और ये अपना ए आर और ये एम आर, और जहाँ पे एम आर एम सी को काटता था वहाँ पे संतुलन होता था, और फिर एक संतुलन वाली लाइन निकल के आती थी जिससे हमें पता चलता था कि ये संतुलन उत्पादन है और ये संतुलन कीमत है। और फिर हम एसी वक्र ड्रॉ करते थे और उससे पता चल जाता था कि जो फर्म है उसको कितने लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हटा के सीधा यही मान लिया गया है कि हाँ जी ये संतुलन वाली लाइन है, इस लाइन पर संतुलन है, और इस लाइन पर संतुलन होने से फिर क्या हुआ, ए आर वक्र, ए आर कितना है संतुलन की स्थिति में, बी क्यू, और औसत लागत कितनी है, सी क्यू। तो फर्म को डी सी बी ए के बराबर, इस बॉक्स के बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तक विक्रय लागत खर्च नहीं की जा रही है। ये है विक्रय लागत खर्च करने से पहले की स्थिति। अब क्या होता है, जो विक्रेता है, जो फर्म है, वो विक्रय लागतों पर, विज्ञापन पर खर्च करती है, सेलिंग कॉस्ट करती है। तो विज्ञापन पर जब वो खर्च करेगी तो उससे क्या होगा, उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो जो ये ए आर वक्र होता है, औसत आगम वक्र होता है, ये डिमांड कर्व भी होता है, ये हमारा मांग वक्र भी होता है। तो जब औसत विक्रय लागतें की गई तो विक्रय लागत वक्र, जो हमारा ये औसत लागत वक्र है, ये ऊपर की ओर उठकर ACS हो जाएगा। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, सिर्फ ये प्रोडक्शन कॉस्ट थी, उत्पादन लागत थी, औसत उत्पादन लागत। अब विक्रय लागत भी खर्च कर दी गई है, तो ये औसत लागत के साथ साथ इसमें औसत विक्रय लागत भी शामिल हो गई है, तो ये ऊपर की ओर सरक जाएगा, क्योंकि विक्रय लागत करने से औसत लागत बढ़ गई है। अब जब औसत लागत की विक्रय लागत की गई तो वस्तु की मांग में वृद्धि हुई, जिससे हमारा ए आर वक्र है वो AR1 से शिफ्ट होकर AR2 हो गया। यानी विक्रय लागत करने से वस्तु की मांग बढ़ी है, और वस्तु की मांग बढ़ने से क्या है, वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हुई है। पहले कीमत कितनी थी, OA, और अब कीमत कितनी हो गई है, बढ़कर OE। ये संतुलन वाली लाइन से यहाँ पे दिखेगा, OE हो गई है। और जबकि अब लागत कितनी है, GP, और औसत आगम कितना है, PH। तो फर्म के जो असामान्य लाभ हैं अब वो बढ़कर इस बॉक्स के बराबर हो गए हैं। तो इस तरह से विक्रय लागत करने से फर्म के जो असामान्य लाभ हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से अगर वो और ज़्यादा विक्रय लागत पर खर्चा करता है तो विक्रय लागत पर खर्चा करने से क्या होगा, उसका जो औसत लागत वक्र है वो और ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा बढ़ गई है उसकी लागत। पर और ज़्यादा विज्ञापन पर लागत खर्च करने से उसकी वस्तु की मांग में भी वृद्धि हुई है, और वस्तु की मांग में वृद्धि होने से क्या हुआ, वस्तु की कीमत भी बढ़ी है। यानी कि अब संतुलन की लाइन क्या है हमारी, LJ। और इस पर देखें अगर हम, तो हमारी जो कीमत या औसत आगम है JL, और जो लागत है वो है KL। यानी कि अब फर्म के असामान्य लाभ कितने हैं, JK के बराबर प्रति इकाई, और कुल असामान्य लाभ हैं IJKL, इस बॉक्स के बराबर। तो इस तरह से अगर एक नज़र में हम देखें कि जब फर्म विक्रय लागतें नहीं कर रही थी तो फर्म को इतने असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे थे, और जब उसने विक्रय लागत खर्च करी तो उसकी मांग AR से बढ़कर AR1 हो गई, और उसके असामान्य लाभ भी पहले से बढ़ गए। जब और ज़्यादा विक्रय लागत की गई तो वस्तु की मांग और ज़्यादा बढ़ गई, और AR2 हो गया, AR3 हो गया हमारा मांग वक्र बढ़कर, और फर्म के असामान्य लाभ भी पहले से ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से फर्म के संतुलन को दिखाया गया है। और इसके बाद सीधा कंक्लूजन, ये क्वेश्चन इतना ही है, इसमें आप थोड़ा सा विक्रय लागत क्या होती है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है वस्तु की कीमत पर उत्पादन में, वो कुछ भी आप ये 2-4 लाइनें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। संक्षेप में, विक्रय लागत मांग में वृद्धि करने के लिए खर्च की जाती है। एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म की जो इष्टतम विक्रय लागत है वह लागत होगी जिस पर उत्पादन तथा विज्ञापन की संयुक्त औसत लागत वस्तु की कीमत के बराबर होगी। अन्य शब्दों में, बेची गई अंतिम इकाई का विक्रय मूल्य उसकी उत्पादन लागत तथा विक्रय लागत के बराबर होगा। यानी कि कहा क्या गया है कि जो कुल लागत है उसमें उत्पादन लागत भी आ गई, विक्रय लागत भी, दोनों कुल मिला के वो जब वस्तु के जो बिक्री मूल्य है उसके बराबर हो जाए, वो इष्टतम विक्रय लागत है। विक्रय लागत का मतलब ये नहीं है कि करे जाओ विक्रय लागत और चाहे आपको हानि होने लग जाए, नहीं, विक्रय लागत का उद्देश्य क्या है, आपको लाभ कमाना है, आपको अपनी बिक्री बढ़ानी है। तो वो कितनी होनी चाहिए कि आप
जो एक विक्रेता है तब तक वो विक्रय लागतें कर सकता है जब तक उत्पादन लागत और विक्रय लागत इन दोनों का जोड़ वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।